हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए अभी हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है उसका सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट 3 कवर कर रहे थे, धातु और अधातु, जिसका एक लेक्चर आप लोग को दिए थे और ये उसका सेकेंड लेक्चर में हम आपको होमवर्क दिए थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे जो जो भी और क्वेश्चंस बन सकता है सारा चीज़ बताते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप जो भी नए लोग होंगे लाइक भी कर दीजिएगा, नए लोगों को और जोड़िएगा, ये चैन चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अशुद्ध धातु होता है उसको हम लोग एनोड बनाते हैं, और जो शुद्ध धातु होता है प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोला जाता है, यानी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ना विद्युत अपघटन, उस समय यानी ये जो अशुद्ध धातु होता है ना, अशुद्ध धातु मान लेते हैं इसको, तो इसको एनोड बना देते हैं, और इधर शुद्ध धातु है तो इधर शुद्ध धातु है तो इसको हम लोग कैथोड बना देते हैं। ये प्रोसेस चलती है। तो इसका ऑप्शन अशुद्ध की बात किया था तो अशुद्ध यानी एनोड हो जाएगा। 26 के बाद देखिएगा 27 क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अगर सबसे ज़्यादा रिएक्शन वाला बात किया जाए ना तो इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, इस सोडियम के कंपैरिजन में भी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर बात किया जाए तो के मीन्स पोटेशियम, जिसका लैटिन नाम क्या था, कैलियम, यानी कैलियम से लिया गया है के। सोडियम मीन्स नाइट्रियम, नाइट्रियम यानी Na लिया गया जिसको सोडियम बोला जाता है। फिर ये कैल्शियम का सिंबल है, ये मैग्नीशियम का, ठीक है। तो 27 हो गया। आगे बढ़ते हैं 28। वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से कौन सा चीज मिलाया जाता है। तो देखिए जब वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नेचुरल रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। देखिए जो भी जितना टायर आप देखते हैं ना, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक, सब वल्कनाइजेशन प्रोसेस से ही बनाया हुआ रहता है। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में जो नेचुरली प्राकृतिक रबड़ के साथ जो मिलाया जाता है वो क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक सिंपल सल्फर मिलाया जाता है ना, सिंपल सल्फर मिलाया जाता है। और वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग नेचुरल रबड़, मतलब जो भी आर्टिफिशियल रबड़ हम लोग प्राप्त करते हैं, तो साधारण गंधक की मदद से। नेक्स्ट, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर। देखिए 1 ग्राम बराबर 2 किलोमीटर। देखिए धातु से हम लोग तार खींच भी सकते हैं, धातु को पीट पीट के हम लोग पूरा चौड़ा प्लेट भी तैयार कर सकते हैं, यही होती है ना। तो 1 ग्राम अगर मेरे पास सोना है तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं उससे। तो इसका क्या बन जाएगा, 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 29 के बाद देखिएगा 30। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्मेट में पाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। 30 के बाद देखिए 31। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पे मतलब कि व्यावसायिक यानी बिजनेस पर्पस से बात कर रहा है। तो बिजनेस पर्पस हो या कुछ कोई पर्पस हो, जो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है ना वो बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से। Al2O3 × 2H2, ये इसका केमिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्रायोलाइट का भी केमिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा, कोरंडम का भी केमिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा। लेकिन जनरली व्यावसायिक स्तर पे ज़्यादातर जो एल्युमिनियम बनाया जाता है, तार ये सब बनती है, घर में भी लाइन आया होगा बाहर से पोल के थ्रू, वो भी एल्युमिनियम का तार है, वो बॉक्साइट से बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन भी हो जाएगा। 31 के बाद 32 देखिए। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर यानी कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक है, ठीक है। लोहे का निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक, यह यौगिक कहलाता है, एक यौगिक बनाता है। देखिए जब लोहा को हम लोग निष्कर्षण करते हैं, निष्कर्षण मतलब कि लोहा का हम लोग प्योर फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर एक एक जैसे ये कैल्शियम सिलिकेट से भी हम लोग लोहे को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही निष्कर्षण के दौरान एक कंपाउंड बनता है, यानी जब जिस प्रोसेस के थ्रू लोहा निकालेंगे उस दौरान एक कंपाउंड का निर्माण होगा। वही पूछता है कि यह यौगिक जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या भर्जन, प्रगलन या द्वारक या धातु। तो फिर इसका क्या बोलेंगे, धातुमल बोलते हैं उसको ना।
लोहे के निष्कर्षण में जो चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं धातुमल। यानी धातुमल कहने का मतलब कचरा जो बनती है वो वाला। 32 के बाद 33 देखिएगा। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व को क्या कहलाती है? देखिए मतलब दो तत्व, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सो देखिएगा। मतलब कि दो अलग अलग तत्व हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों सेम फीचर्स दिखा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरूपता बोलेंगे, यानी सिमिलरिटी ना बोलेंगे। भले दो अलग अलग है लेकिन दोनों का नेचर तो सेम ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरूपता बोलते हैं, यानी सिमिलरिटी बोलेंगे। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा अपरूपता। 33 के बाद देखिएगा 34। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति किस टाइप का होता है? तो ये तो विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक या फिर किसी और तरह का। तो विद्युत धनात्मक ही होता है धातु की प्रकृति। लेकिन अगर बोला जाए धातु के ऑक्साइड की प्रकृति तो वो हो जाता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, तो धातु की प्रकृति कैसी होती है? ये तो विद्युत धनात्मक होगा, ऑप्शन ए। 34 के बाद 35। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? मतलब कि देखिए लोहा और इस्पात है, दोनों बहुत जल्दी जंग लग जाता है और खराबी हो जाता है। अब उसको सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कोई तीसरा जो धातु है उस धातु का लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वही तीसरा धातु कौन सा? तांबा का लेयर चढ़ाते हैं, चांदी का, सोना का या जिंक का? देखिए चांदी सोना तो चढ़ेगा नहीं क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो महंगा के अनुसार काम नहीं होते, तो किसका चढ़ाते हैं? जिंक का। ठीक है, तो जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं लोहा और इस्पात के ऊपर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? 35 का डी। 35 के बाद देखिएगा 36। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जनरली हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, समझे? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को गर्म करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला। एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, बहुत बार पूछता भी है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। 36 के बाद 37। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन से, देखिए तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन कर रहा है? उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम वाला में फिर पहुंच जाना। देखिए लोहा तो सबसे कम है, लोहा के ऊपर जिंक, जिंक के ऊपर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऊपर मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा करता है। मैग्नीशियम से कम करेगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से जिंक, जिंक से कम लोहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट सीरीज बन रही है। 37 के बाद 38। एक्वारेजिया यानी रॉयल जल, वही एक्वारेजिया भी जस्ट बात किए थे ना, अम्ल राजा, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो वही HNO3 प्लस में 3HCl की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का 3 यूनिट चाहिए, और सांद्र नाइट्रिक यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके पीछे 1 यानी 3:1 के अनुपात में मिला हुआ रहता है दोनों। ठीक है ना, HNO3 का 1 पोर्शन रहती है और HCl का 3 पोर्शन मिलके फिर वही एक्वारेजिया यानी रॉयल जल का निर्माण करता है, या फिर अम्लों के राजा भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट 38 के बाद 39। अपने शुद्ध रूप में धातु का सतह होती है, मतलब जब पूरा शुद्ध रूप आप पूरा नहा धोवा लीजिएगा तो आपका शरीर चमकने लगेगा, वही सिस्टम इसके साथ। तो अपने शुद्ध रूप में धातु का सतह, तो शुद्धतम फॉर्म में धातु का जो सरफेस होता है वो क्या चमकीला रहेगा, तो क्या रहता है? चमकदार, शाइनिंग रहती है। और ऑप्शन है 39 के बाद देखिएगा 40। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु के पतले तार के रूप में खींच रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक है, तन्यता। और धातु को पीट पीट के चौड़ा जो करते हैं ना, चौड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं अधातुवर्धता। ठीक है, तो तार निकाल रहे हैं तो उसको तन्यता बोलेंगे, और पीट के लोहा का टुकड़ा को पीट के पूरा इस तरह से चपटा कर दिया तो उसको अधातुवर्धता बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या बनने वाला? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, तन्यता। नेक्स्ट 40 के बाद 41।
देखिए कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, अभी बात की इसके बारे में। इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? तो धातु वर्धता इसको बोलते हैं। 41 के बाद 42, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? अब कठोर धातु का टकराएगा तो टन 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 आवाज करवे करेगा, जिसको हम लोग ध्वनिक या सोनोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ध्वनिक या सोनोरस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी, 42 का बी। नेक्स्ट 42 के बाद 43 देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा तान के हम लोग उससे तार जनरली निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तार किससे निकालेंगे? सोना से। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सबसे ज्यादा तन्यता। 43 के बाद 44, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु की बात कर रहा है, तो अधातु होते हुए भी चमकीला कौन है? आयोडीन। और धातु तो सब चमकते ही रहता है, लेकिन अधातु में आयोडीन एक ऐसा पार्ट्स है जो जनरली चमकीला है, और सब अधातु चमकता नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु। 44 के बाद देखिए 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात कर रही तो हीरा होगा, डायमंड। ठीक है ना, डायमंड यानी हीरा। ऑप्शन इसका बी होगा, 45 का बी। 46, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रोसेस क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोगों को एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे बिजली तो एल्युमिनियम के तार के थ्रू हमारे घरों तक आती है, 440 वोल्ट 220 वोल्ट, लेकिन कभी आप सोचे कि एल्युमिनियम पूरा बरसात गर्मी ठंडा हर एक सिचुएशन में वो बाहर ही रहता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में, लेकिन उसके ऊपर जंग कभी भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अगर ये वो छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए ना बाहर, तो देखिएगा जंग लग के फिर खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा इसीलिए नहीं होता है ना कि जब एल्युमिनियम का जो तार है उस तार को आप छुएगा ना, और छू के हाथ ऐसे करके थोड़ा सा करिए, तो हाथ के ऊपर नहीं है पूरा यहाँ पे तेल तेल टाइप का चिकनापन पदार्थ लग जाएगा आपके हाथ में, वही उसके ऊपर लगाया हुआ रहता है, जिससे कि डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट तार से न हो पाए। वो पूरा प्रोसेस के थ्रू, फैक्ट्री से ही पूरा प्रोसेसिंग के थ्रू आता है, जिसको हम लोग एनोडीकरण करना बोलते हैं। ठीक है ना, तो एनोडाइजिंग किया हुआ रहता है वो एल्युमिनियम का वायर, तो एनोडाइजिंग किया हुआ रहता है, इसी के चलते डायरेक्ट एयर से या वो पानी से कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बीच में तार और एटमॉस्फेयर के बीच में एक दूसरा लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। इसी के चलते देखिएगा कि तार लंबे समय तक बाहर में टिका हुआ रहता है, जंग नहीं लगता है एल्युमिनियम वाला वायर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को एनोडीकरण बोलते हैं। ठीक है, बस 46 ये भी आपका जो चैप्टर था वो भी आपको ख़त्म हो गया। अब जितना भी आपको कवर करवाते हुए चल रहा है सब लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा, पढ़ते चलना है सब लोग को। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं ना, जैसे बहुत लोगों को पीडीएफ भी ज़रूरत पड़ती है कि पीडीएफ रहता तो पढ़ लेते, तो आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप H2O स्टडी के नाम से टेलीग्राम अगर आपके पास है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे सर्च करिएगा H2O स्टडी, वहाँ पे वो ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या नहीं तो आप प्ले स्टोर से H2O स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन, और वहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो प्ले स्टोर में मिलेगी, तो दोनों में से कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बस जाते जाते सब लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।